जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस विषय के सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सभी पूरी बुक के करा दिए थे, और मैं इस वीडियो में आप सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगभग जो 7-8 साल से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर रख रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को चाहिए कि आप देर ना करें और रफ और कलम के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि साइंस के पहले ही पार्ट का है। तो इसमें पूछ रहा है कि पहला मतलब लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए, लोहे की वस्तु में जो सूक्ष्म में छिद्र होते हैं, उसमें से हवा जो होती है आसपास होती रहती है, आर पार होती रहती है, जिससे वो लोहे में जंग लग जाते हैं। तो इसलिए पेंट किया जाता है कि लोहे में वायु जो होता है, पेंट उसे रोक देता है, वो आर पार नहीं जाने देता है, और जिससे क्या वस्तु में जंग भी नहीं लगता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे थोड़ा भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7-8 साल से पूछे जा रहे हैं। आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों, इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया क्या पूछा जा रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा और एक उदाहरण। अवक्षेपण अभिक्रिया जो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जब किसी परमाणु को या समूह को किसी अन्य परमाणु या समूह से के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जाता है, तब इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। दोस्तों, इसमें संक्षारण की परिभाषा पूछ रहा है और विकृत गंधिता का उदाहरण सहित परिभाषा पूछ रहा है। तो विकृत गंधिता जैसे किसी अचार या किसी खाद्य पदार्थ को बहुत लंबे समय तक रख दिया जाता है, तो उसमें कुछ गंध आने लगती है, उस जो परिवर्तन हो जाता है उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण में अचार, मुरब्बा, ये सब हो जाएगा। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सालों से पूछा जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, साधारण नमक की प्राप्ति कहाँ से होती है, रासायनिक नामों, अणुसूत्रों तथा उपयोगों को बताइए। तो जो साधारण नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, और नमक का जो होता है रासायनिक नाम पूछ रहा है। रासायनिक नाम ये होगा सोडियम क्लोराइड, अणुसूत्र NaCl, इसका उपयोग भोजन बनाने में और शरीर में भी इसका होता है, ये संदेश सूचक वाहक होता है, तो इसका शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्रिया होती है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है, pH मान क्या है, pH 8 वाले विलयन की प्रकृति बताइए। दोस्तों, इसमें pH मान पूछ रहा है, pH मान पूछ रहा है, साथ ही साथ pH 8 वाले विलयन की प्रकृति पूछ रहा है। तो pH मान की परिभाषा लिख देनी, और pH मान जब 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय। यहाँ पर 8 है इसलिए क्षारीय हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। दोस्तों, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, साथ ही साथ जल भी बन जाता है। और क्या, बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। जब बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते तब क्या होता है। दोस्तों, हम अगले पेज पर आ गए हैं। इसमें हमारा वही क्रिया वाला तीसरा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, उसे भी बताना है। अगला है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। जब खाने का सोडा जो होता है, जब उसे गर्म किया जाता है तब क्या होता है, ये बताना है आपको। उसके बाद पूछ रहा, क्या होता है जब
तन सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक दानों के साथ क्रिया करता है। जो तन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, जब वो जिंक के साथ Zn के साथ क्रिया करता है तब क्या होता है, तो उसी को आपको बता देना है। तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ जब क्रिया करता है, मतलब जब तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जब वो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है तब क्या होता है, तो उसकी भी एक समीकरण और उसका कारण जो भी वो लिख देना है। तीसरा है अत्यंत तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है। जब तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता तब क्या होता है, उसे भी पूछा जा रहा है। जिंक चूर्ण को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। जब जिंक चूर्ण को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तब क्या होता है, ये भी पूछा जा रहा है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है एस्टरीकरण तथा साबुनीकरण क्या है, उदाहरण सहित बताइए। दोस्तों इसमें एस्टरीकरण की परिभाषा पूछ रहा है और साबुनीकरण की परिभाषा पूछ रहा है, मतलब परिभाषा भी उसके बारे में जो भी पता हो सब कुछ लिख देना है और एक एक उदाहरण दे देना है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल एवं एथेनोइक में अंतर बताइए। दोस्तों एथेनॉल और एथेनॉल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि ये लगभग 7 नंबर के पूछे जाते हैं। हो सकता है 4 नंबर के भी पूछ लें, हो सकता है 7 या 2 जगह पूछ लें, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना क्योंकि ये कई सालों से लगातार आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम अगले पेज पर आ जाते हैं। क्वेश्चंस है दोस्तों हमारा 10वें नंबर पर क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दीजिए। दोस्तों समजातीय श्रेणी पूछ रहा है, एक उदाहरण के साथ पूछ रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग 4-5 नंबर के आते हैं। जब मैं क्लास 10th में था तब भी ये क्वेश्चन आया था, अर्धवार्षिक में भी था और वार्षिक में भी आया था। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता क्या होती। दोस्तों इसमें आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता पूछ रहा है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, बोर ने दिया था, उसकी विशेषताएं पूछ रहा है। दोस्तों आपको विशेषताएं अच्छी से लिख देना है, कम से कम 5-6 विशेषताएं लिख देना है। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है न्यूलैंड के अष्टक नियम की व्याख्या कीजिए। जब दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, जब तत्वों को उनके एक क्रम में रखा जाता है तब प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुण वाला होता है, यही न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है। और इसे भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि ये 3-4 नंबर का पूछा जाता है और लगभग हर साल आता है, क्योंकि पूरे यूपी बोर्ड में 7-8 क्वेश्चन पेपर बनते हैं, तो किसी न किसी में दे दिया जाता है, किसी में नहीं दिया जाता है, तो कौन सा पता आपके पास कौन सा आ जाए, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध को समझाइए। दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम जो यहाँ पर विशेषता पूछा था ना, वहीं यहाँ पर परिभाषा पूछ रहा है और लिथियम तथा मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध को भी दर्शा देना है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताएं। दोस्तों जो परमाणु क्रमांक 17 है, इसे क्लोरीन नाम है इसका, तो ये आवर्त सारणी में इसका स्थान बताना है, इसकी स्थिति बतानी है, यही सब पूछ रहा है। इसके बारे में सब कुछ ले देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पर 17 ना हो के 19 हो जाए या 38 हो जाए, यही अंक बदल देगा, बाकी पूरा क्वेश्चन वही हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वपोषी तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। दोस्तों इसमें पूछ रहा स्वपोषी पोषण क्या है और विषम पोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण वे पोषण जो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ये स्वपोषी हो गए। और विषम पोषी जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता क्योंकि ये पेड़ पौधों पर या अन्य जीवों पर निर्भर करता है, इसलिए विषम पोषी हो गए। तो परपोषी और विषम पोषी में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बुक से भी पढ़ लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आमाशय में हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। दोस्तों आमाशय में अम्ल की भूमिका पूछ रहा है।
आमाशय जो होता है ना गुद पेट में, उसमें जो अम्ल होता है, अम्ल की भूमिका पूछ रहा है। अम्ल यही भोजन वोजन पचाने का काम करता है, लेकिन इतनी 2 लाइन से काम नहीं चलेगी। बुक से अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि मैं यदि अभी बताने लगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। दोस्तों इसे पूछ रहा है कि जो पौधे होते, पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है। मतलब कि जल और खनिज लवणों का परिवहन जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है। बहुत सी इसमें लंबी क्रियाएं होती हैं, तो आपको बुक से अच्छे से तैयार कर लेना है। साथ ही साथ चित्र भी तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें चित्र तो नहीं पूछा गया, लेकिन कभी कभी चित्र पूछ लेता है। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों हम अब देखते हैं 18वें पे हमारा क्वेश्चन है। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वृक्काणु की संरचना तथा क्रिया विधि समझाइए। दोस्तों जो वृक्काणु होती है, जिसे सामान्य भाषा में किडनी बोला जाता है, किडनी की जो क्रिया विधि होती है और इसकी संरचना बनाना है, तो आपको अच्छे से समझा देना कि इसकी क्रिया विधि होती कैसे है और इसकी संरचना अच्छे से बना देना है। दोस्तों इसकी क्रिया विधि थोड़ा मैं बता दूं तो किडनी में 3 नसें होती हैं, जिनमें से एक नस से शरीर से खून आता है और वहाँ पर छाना जाता है। छनने के बाद एक नस से खून आता है और छनने से एक जो कचड़ा निकलता है, एक नस से उसका कचड़ा निकल जाता है। तो यही इसकी क्रिया होती है दोस्तों। अगला है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। दोस्तों शरीर में वसा का पाचन पूछ रहा है। जो वसा होती है, जो भोजन करने के बाद वसा फैट जम जाता है, उसका पाचन कैसे होता है, इस क्रिया को पूछ रहा है। अगला है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। दोस्तों मनुष्य में जो दोहरा परिसंचरण होता है उसे पूछ रहा, मतलब कि 1 सेकंड में 2 बार संचरण होता है, एक ही साथ 2 बार संचरण होता है, इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। चित्र भी तैयार कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसका चित्र और ये व्याख्या दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं लगभग, इसमें नहीं पूछा गया है। अगला है, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। दोस्तों धमनी और शिरा में अंतर होता है। धमनी क्या, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो यही अंतर होता है, और भी बहुत से अंतर है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला है, मानव हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। जो दोस्तों मानव का हृदय होता है, जिसे हार्ट बोला जाता है, उसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसका चित्र बनाना है। ये लगभग 5 या 4 नंबर का आ जाता है। तो दोस्तों ये वाला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल आता रहता है। इसमें लगभग जितने क्वेश्चन दिए गए सभी हर साल आते हैं, तो आप एक भी मिस मत करिएगा। अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर समझे। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया पूछ रहा है, ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भी इसका है और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे तैयार जरूर से जरूर कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर डेड्रान एवं एक्सान को दर्शाएं। दोस्तों जो तंत्रिका कोशिका होती है, मतलब जो ब्रेन होता है मनुष्य का, वह एक अलग ही प्रकार के कोशिका से बना होता है, जिसे न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। इसमें इसका जो चित्र होता है, चित्र एक तरफ थोड़ा छोटा होता है, एक तरफ थोड़ा बड़ा होता है। जिधर बड़ा होता है उसे डेड्रान कहते हैं, जिसे छोटा होता है उसे एक्सान कह देते हैं। तो दोस्तों चित्र भी बना देना है, आपको अच्छे से व्याख्या कर देनी है, ताकि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूरा 5 नंबर दे दिया जाए। अगला है, अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी ग्रंथियों को उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां पूछ रहा है और बहिर्स्रावी ग्रंथियां पूछ रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो श्रावण होने के बाद भी अंदर ही रह जाती हैं, उन्हें अंतःस्रावी कहती हैं। जैसे खून है, खून का श्रावण होता है लेकिन वो अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता। और बहिर्स्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जिनका श्रावण होने के बाद बाहर आ जाती है, जैसे पसीना हो गया या उत्सर्जन में मलमूत्र जो होता है वो बाहर आ जाता है उत्सर्ज अपने श्रावण के बाद। तो ये होगी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, और भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 प्रकार प्राप्त होता है। जो दोस्तों जो माँ का शरीर में गर्भस्थ होता है, गर्भ होता है, उसमें जो छोटा बच्चा पलता है उसे पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो इसे आप एनसीईआरटी से तैयार कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी के लगभग जितने क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है। दोस्तों गर्भ निरोधक की विधियां पूछ रहा है। गर्भ निरोधक की आपको विधियां बता देना है। परागण क्या है, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताइए। दोस्तों इस परागण क्या होता है? परागण होता है जैसे कि किसी पराग कोश से परागकण उड़ के वर्तिकाग्र पर चले जाना ही परागण है। और जैसे वह एक ही पुष्प के पराग कोश से उड़ के एक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, अब ये है स्वपरागण हो गया। यदि दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है तब उसे पर परागण कहते हैं। अगला है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन सी हैं, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। दोस्तों परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां होती हैं, इनका आपको 9 का नाम लिख देना है और किन्हीं दो का अच्छे से वर्णन कर देना है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है हमारा, लैंगिक तथा अलैंगिक विधियां क्या है। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 4-5 साल से लगातार पूछा जा रहा है। जैसे कि हमने वहाँ पर बताया था 2013 से 2023 तक 10 साल लगातार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला है, समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। अगला है, लिंग गुणसूत्र क्या है। मानव के लिंग गुणसूत्र का निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसमें लिंग गुणसूत्र पूछ रहा है और मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र की प्रक्रिया का निर्धारण होता है उसे पूछ रहा है। दोस्तों जैसे पुरुष में होता है गुणसूत्र एक ही होता है, यक्स और वाई 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन महिला में यक्स और यक्स ही गुणसूत्र होते हैं। तो जब पुरुष का यक्स और महिला का यक्स मिलता है तब लड़की का जन्म होता है, और जब पुरुष का वाई और महिला का यक्स जब होता है तब वहाँ पर लड़के का जन्म होता है। तो इसी प्रकार से इसकी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। कौन सा विद्युत उपकरण इस सिद्धांत पर आधारित होता है। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी बताना है और ऐसा कौन सा उपकरण है जो फ्लेमिंग के बाएं नियम के अनुसार ही काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। दोस्तों जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम प्रेरण संबंधी नियम होगा आप उसे बता देना है, लगभग 4-5 नंबर का मिल जाएगा आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल गए हैं। हमने एक वीडियो में सभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस बताए, पूरी बुक का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस बताए थे, और इसमें हमने पूरी बुक का लघु उत्तरीय क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग उम्मीद बिल्कुल भी मत तोड़ना, क्योंकि उम्मीद जीवन में एक ही बार होती है। यदि आप एक बार तोड़ दिए तो दोबारा उम्मीद नहीं कर सकता मैं आप लोगों पर। इसलिए आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों को ने यदि हमारा दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो पर देख लीजिएगा, और यदि आपको बहुविकल्पीय वाला देखना है तो आप हमारे इस वीडियो पर देख लीजिएगा, और यदि आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखना है तो हमारे इस वीडियो पर देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।